आज के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन पर आधारित प्रॉब्लम जो कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.3 में है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों यहाँ पर है। तो पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चन है यहाँ फर्स्ट में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से उसका दूरी भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि जब हम लोग इक्वेशन निकाले थे कि r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू डी, तो जब ये यूनिट वेक्टर था उस केस में ये d जो था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था। ये d क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था तो ये n जो है यूनिट वेक्टर था। इसका मतलब है इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म हम लोग बदलें तो कार्टेशियन फॉर्म में जो आएगा इक्वेशन वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और ये यूनिट वेक्टर है। तो इस प्रकार से आएगा कि Lx प्लस My प्लस में Nz इक्वल टू जो है d। ध्यान रहे कार्टेशियन फॉर्म में जब इक्वेशन आएगा तो ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। कब? जब ये डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा तब। तो यहाँ से देखा जाए कि जैसे जो है पहला क्वेश्चन को हम लोग बदलें तो z इक्वल टू जो है 2 है। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 है। तो अब देखिए इसको अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में पूरा लिखें तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू जो है 2। यानी यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसके अगर स्क्वायर का सम किया जाए तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में जब आ गया यानी DC इसका जो है DC R क्या हो गया? तो 0 0 1। तो जब ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है तो इसका मतलब है ये 2 जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा, यानी हेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू कितना? 2। तो ये तो था तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन देखने में थोड़ा सा जो है उटपटांग लग रहा था नहीं। लेकिन अब देखिए अगर ये सबको जो है करना है, ये सबको बदलना है तब जो है हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सबको जो है करने के लिए वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपको जो है C ही करना है। ठीक है, C को ही करना है। तो इसमें देखिए C जो प्रॉब्लम है आपका कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो ये देख लीजिए कि 2 3 और -1 जो कि एक्स वाई जेड का गुणांक है और इसके स्क्वायर का सम जो है 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन कोसाइन ना हो करके ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है। जबकि यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले किसका? नॉर्मल का। तो डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का निकाल दे, उसके बाद जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी निकाले। देखिए ये ध्यान में रहे हमेशा, इसमें इस इक्वेशन में जो भी एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ये ध्यान में हमेशा बना रहे। तब यहाँ पर जो है यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन कहना गलत है। ठीक है, इसलिए जो है ध्यान में रहे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर R। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर डायरेक्शन
रेशियो के फॉर्म में है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, यानी 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस -1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर जो है 14। तो ये रूट अंडर 14 हो गया। अब जो है जब रूट अंडर 14 हो गया तो उससे देखिए यहाँ पर तो खैर 1 था तो 1 को आराम से सेट कर दिए, लेकिन जब भी अगर 1 के सिवाय दूसरा कुछ आता है तो इसका मतलब है उससे दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ केवल डिवाइड कर दीजिएगा तो फिर तो रूल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है दोनों तरफ जब डिवाइड कीजिएगा तो 2/√14 x प्लस 3/√14 y प्लस -1 यहाँ पर जो है लिख दीजिए -1/√14 z और इक्वल टू जो है 5/√14। तो अब देख लीजिए x y z का जो गुणांक है वो अब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आ गया। कैसे? क्योंकि अब उसका स्क्वायर का सम जो है कीजिएगा तो आपको जो है 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गारंटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है DC ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन R, यानी उस समतल पर के अभिलंब का द्विकोज्या क्या हो जाएगा, तो आपको जो है 2/√14 3/√14 और -1/√14 और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, तो ये रहेगा आपको जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5/√14। यानी ध्यान में हमेशा रखना है कि जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो और जब प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उस केस में x y z का गुणांक अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है तो उधर वाला जो भी d होगा वो हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में x y z का गुणांक नहीं है तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना होकर के डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट हो जाएगा, और तो फिर उसको जो है निकालना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इस मेथड से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखें कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में रहेगा x y z का गुणांक तो इसका मतलब है ये d जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। उसी तरह से देखिए अब जो है बाकी 2 प्रॉब्लम हमने छोड़ा तो उस प्रकार से कर लीजिएगा। एक सिंगल वाला भी कर दिया तो सिंगल वाला यहाँ भी है और ट्रिपल वाला ये दोनों तो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए ट्रिपल वाला मतलब x y z तीनों दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा का सॉल्यूशन जब चलिएगा तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इतना। ठीक है, यानी आपको जो है ये नॉर्मल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो है क्या है 7 यूनिट, तो d फ्रॉम ओरिजिन यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए जैसे यहाँ जो प्रॉब्लम हमने किया उसका उल्टा थोड़ा सा वहाँ पर है, तो अगर उल्टा सोच ले तो जब वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है तो इसका मतलब है जो नॉर्मल वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यूनिट वेक्टर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको जो है नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना आवश्यक होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखिए कितना हो गया 36 और 9 45, 45 और 25, तो 45 5 50 20 70। ठीक है, इतना आ गया। अब जो है तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और जो है यहाँ पर इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, तब जो है यहाँ पर देखिए वेक्टर इक्वेशन ही निकालना भी है। तो इसका मतलब है इक्वेशन
बी वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू डी होता है। तो वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यानी 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अब आई में तो आपको जो है रूट अंडर जो है 70 और इक्वल टू जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डेट इज 7। ठीक, तो यहाँ से जब चलिएगा आप तो वेक्टर आर डॉट यहाँ पर हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू 7 रूट अंडर 70। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, यानी निम्न समतल का कार्तीय रूप निकालना है। तो देखिए किसी भी वेक्टर फॉर्म का कार्टेशियन रूप निकालने के लिए आसानी से जो भी वेरिएबल है उसके जगह पर आप जो है पोजीशन वेक्टर के रूप में वेरिएबल पोजीशन वेक्टर रख दीजिए। यानी कहने का मतलब है क्या कि पहला जैसे है कि वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और इक्वल टू क्या 2। तो इसका मतलब है पुट कर दीजिए वेक्टर आर इक्वल टू जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जो है जेड के कैप फॉर कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें जैसे पुट करेंगे तो आर डॉट यानी इसके साथ डॉट आएगा तो आएगा क्या 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो बस यही हो गया आपको जो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। इसी प्रकार से तीनों में आप जो है निकाल करके और फिर जो है उसका आर के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तो कार्टेशियन फॉर्म आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 44 नंबर इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मूल बिंदु से उस समतल पर अगर लंब खींचा जा रहा है, जैसे ये मूल बिंदु है यहाँ ओरिजिन है और इससे जो है खींचे तो यहाँ पर जो है आपका जो है उसका पाद बिंदु है, तो इस नीचे वाले का जो है कोऑर्डिनेट आपको जो है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे जो है पहला को अगर सोल्व करें कि 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए बाबू यहाँ पर जब भी हम लोग 3D पढ़ते हैं तो इसका फिगर बोर्ड पर तो कमज़ोर बनता है, लेकिन पूरा जो है सही तरीक़ा से अपने जो है थिंकिंग पावर के अनुसार दिमाग से बनाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो गया और उस प्लेन पर जो है मान लीजिए कि ओरिजिन से यही परपेंडिकुलर डाला गया ओरिजिन से। ठीक है, और m यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, m जो है पॉइंट आ गया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। और देख लीजिए ये जो है प्लेन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अभी जो है शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो भी रहता है उसमें एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है नॉर्मल टू द प्लेन है, तो इसका मतलब है इसका जो वेक्टर इसी से आएगा, तो ये आएगा क्या यहाँ पर जो है देखिए नॉर्मल वेक्टर n वो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो ये जो है इस नॉर्मल का जो है डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल वेक्टर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा गया।
अब देखिएगा, यानी ये नॉर्मल है तो ये भी जो है प्लेन पर 90 बनाएगा, और ये जो है एक जो है नॉर्मल खींचा गया है, यानी परपेंडिकुलर खींचा गया है ओरिजिन से, और उसी का पाद बिंदु चाहिए, तो उसको हमने लिया है x1 y1 z1। यानी कहने का मतलब क्या है कि OM इज द पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तब तो यहाँ से जब चलिएगा, यानी जो है फ्रॉम फिगर हाँ, पहले जो है dr ऑफ OM r, तो OM का डायरेक्शन रेशियो यानी द्विक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब द्विकोजा, डायरेक्शन रेशियो का मतलब द्विक अनुपात। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM जब निकालेंगे तो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो y1 माइनस 0, यहाँ से z1 माइनस 0, तो यहाँ पर x1 y1 z1। ठीक है, तो x1 y1 z1 हो गया। और फिर जो है आपको तो इसका डायरेक्शन रेशियो x1 y1 z1, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या 2 3 4, और नॉर्मल जो है पर पैरेलल है OM के, इसका मतलब है रेशियो सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1/2 इक्वल टू y1/3 इक्वल टू z1/4 इक्वल टू लैम्डा से कर लीजिए, यानी मान लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से x1 इक्वल टू जो है 2 लैम्डा, y1 इक्वल टू 3 लैम्डा एंड z1 इक्वल टू 4 लैम्डा। ये आ गया। अब इसका मतलब है, देखिए ये जो पॉइंट है M इसी प्लेन पर है, जिस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर 1 है, मान लीजिए ABCD इस प्लेन को, और इसी का इक्वेशन है वो। तो M जो पॉइंट है वो उसी प्लेन पर है, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। दैट इज M x1 y1 z1 लाइज ऑन क्या, तो आपको जो है इक्वेशन 1 पर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 है आपको 2x यानी 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इक्वल टू जो है 12। तो 2 इंटू x1 का मतलब 2 लैम्डा है, यानी 4 लैम्डा हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 3 लैम्डा है, यानी 9 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू z यानी z1 का मतलब है 4 लैम्डा, तो 16 लैम्डा हो गया, इक्वल टू जो है 12, यानी 16 ना 25 4 29 लैम्डा इक्वल टू जो है 12, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 12/29। यानी जबकि जो है फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर है, यानी जो है लंबवत का जो पाद बिंदु है वो x1 y1 z1 है, तो इसी से मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू तो मिल गया। तब इससे जब चलिएगा देखिए, तो हेंस x1 इक्वल टू जो है 2 लैम्डा यानी 12 दूना 24/29, y1 इक्वल टू जो है 3 लैम्डा यानी 12 तिहाई 36/29। ठीक है, और फिर जो है z1 इक्वल टू जो है 4 लैम्डा यानी 12 चौका 48/29। यानी आपका जो M का जो कोऑर्डिनेट हो गया, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया आपको 24/29, 36/29 और फिर जो है 48/29। तो हम लोग इसी प्रकार से जिस किसी भी प्लेन के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए अगर चलेंगे तो आराम से आप जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पाद बिंदु का नियामक, जो कि मूल बिंदु से डाला गया पाद बिंदु हो, उसका जो है कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए, अगर जो है दूसरा है तो दूसरा का जो है नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 4 -1, तीसरा में हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और जो है ये चौथा D में हो जाएगा क्या आपको, तो 0 5 0।
क्योंकि जेड और एक्स तो है नहीं, तो 050 यहाँ पर लिखिएगा 050, तो इसका मतलब है 5J केवल मिलेगा। और 5J जब केवल मिलेगा तो इसका मतलब है ये तो आप जो है इसी तरह से लिए रहेंगे कि OM, तो इसका तो हमेशा x1 y1 z1 ही रहेगा। तो वही जो है कीजिएगा x1 बाई कितना 0, किसके लिए, d के लिए, x1 बाई 0 y1 बाई 5 इक्वल टू जो है z1 बाई 0 और इक्वल टू लेमडा ले करके चलिएगा तो आराम से आपका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है।